पर अड़े हैं, पटरी पर खड़े हैं, चाहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट, मांग रहे हो या मारना चाहते हैं। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर किरोड़ी सिंह बैंसला जिद पर अड़ गए हैं। पटरी पर लोगों को बुलाकर सरकार से फैसला चाहते हैं। अब सवाल है कि जिस रास्ते पर बैंसला चल रहे हैं, क्या उस रास्ते से आरक्षण मिल सकता है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। आपके जोश से काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर संख्या चाहिए। कल दोपहर तक मुझे यहाँ पर 40,000 आदमी चाहिए। मामला कोर्ट में है तो क्या हुआ? मांग अभी माननी पड़ेगी। रेल की पटरियों पर ऐन वक्त पर। अरे मेरे आदमी जा रहे हैं, हमारी टीम जाएगी, बात करके आएगी। दैट्स अबाउट ऑल। तो आपको यहाँ पर मैं तो यही हूँ। हक, अधिकार, सहूलियत सब आरक्षण में चाहिए। सामान्य में रखा भी क्या है? सामान्य तो रेल के डिब्बों जैसा है, भरा हुआ, फंसा हुआ। गुर्जर समाज का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है और जहां कुछ कोर्ट की बंदिशें भी होती हैं और सरकार हमेशा गुर्जर समाज के प्रति पॉजिटिव रही है। वार्ता के माध्यम से निश्चित रूप से किसी बात का हल निकल सकता है। हमारे पार्टी से जितने भी जुड़े पदाधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो समय समय पर इस बात को आपस में बातचीत के जरिए इस बात को सुलझाने में लगे हुए हैं। आरक्षण का लोहा मनवाने के लिए गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला लोगों को जुटाने में लगे हैं। मांग के लिए रास्तों पर डेरा जमाने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये मांग का रास्ता सही दिशा में बढ़ रहा है या ये महज हट है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रिजेश सिंह, समाचार प्लस। एक और ये मामला कोर्ट में है, दूसरी ओर सरकार है और एक और गुर्जर नेता है जो इस बात पर अड़े हैं कि अब जो फैसला होगा ट्रैक पर ही होगा और जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल जाता, वो ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। ऐसे में बीच का रास्ता क्या बचता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा मेरे साथ बच्चू सिंह बैंसला गुर्जर नेता जुड़ रहे हैं, पंकज जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल बच्चू सिंह बैंसला साहब आपसे ही है। रेलवे ट्रैक पर आप लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है, लोगों को परेशानी हो रही है और संविधान सम्मत आपको लोगों को भी संविधान का ज्ञान होगा कि किस तरीके की पेचीदगियां हैं आरक्षण को लेकर, फिर भी ये हठ धर्मिता क्यों? धर्मराज जी, मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूं इस विषय में जी कि हठ धर्मता वाली बात नहीं है। गुर्जर समाज के साथ जितना अनजस्टिस हुआ है, शायद किसी समाज के साथ इतना अनजस्टिस नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर समाज के लिए अटॉर्नी जनरल तुरंत फुरत बुला लिए जाते हैं और गुर्जर समाज के लिए 12 साल से कोई अटॉर्नी जनरल आज तक कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ और 8-8 7-7 हियरिंग हो जाती है, कोई सरकार की तरफ से या किसी भी सरकार की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों ही स्थिति में समाज को ठगा गया है और समाज को सिर्फ वोट बैंक समझ करके दोनों पार्टी राजनीति कर रही है। और अगर सच्चाई में ये लोग अपना कुछ करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो समाज आज सब्र का बांध टूट रहा है इस समाज का, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं मानता हूं सम्माननीय न्यायालय का गुर्जर समाज सम्मान करता है। आपने सियासी दलों पर आरोप लगाया, बीजेपी कांग्रेस की। आपके जो नेता है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो खुद कभी बीजेपी के पाले में होते हैं, कभी कांग्रेस के पाले में होते हैं। मैं उसके लिए बता देना चाहता हूं सर कि वो कर्नल बैंसला क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं कर्नल समर्थक भी नहीं हूं। लेकिन गुर्जर समाज की जो मन की जो दिल की बात है, आज मुद्दा नेता है। कर्नल बैंसला जी की बात को लेकर के हम इस बात के गुर्जर समाज के मुद्दे को नहीं मारा जा सकता है। उन्होंने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। लेकिन कर्नल बैंसला क्यों कह रहे हैं कि हमें 40,000 के करीब लोग चाहिए, आइए हमें जन समूह चाहिए? चलिए आगे आपके पास आएंगे। पंकज जोशी जी, चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदा आप लोगों ने किया, शायद गले की फांस बन गई अभी। नहीं, देखिए धर्मराज जी, चुनावी उसमें किया, उसकी पूरी की पूरी जो है की जा रही है, न्यायालय में जो है उसकी पैरवी की जा रही है। और आप देखेंगे तो पिछली बार जो ये चीज थी, पूरे के पूरे जो है ध्वनि मत से पूरे के पूरे 200 विधानसभा के सदस्यों ने इसको पास करके जो है भिजवाया था। लेकिन पूरा का पूरा संविधान के तहत यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि हर एक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है, वो कोई व्यक्ति न्यायालय में गया और उसके तहत जो है ये न्यायालय का प्रकरण बन गया। और उसके बाद लगातार सरकार ने यही कहा कि भाई किसी भी तरीके से न्याय पे जो है पैरवी करके इसको जो है हम जो है
कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी जो है इसके पक्ष में फैसला है। जो भी चीजें होंगी, जो भी न्याय संबंध जो चीजें होती हैं वो सरकार नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये नहीं कहा था पंकज जोशी जी, आप लोगों ने कहा था कि हम आरक्षण दे देंगे। लोकेश जी नहीं, लोकेश जी, अगर ये वायदा नहीं किया जाता, कानून के जानकार बीजेपी के साइड भी बैठे हुए हैं, क्या उनको पता नहीं था कि हम 50, अगर आरक्षण 5% देंगे तो 50 को क्रॉस कर जाएगा और हम किसी के कोटे से काट कर देंगे? अगर आप इनको देखेंगे तो फिर दूसरा जो समूह है वो भी आकर पटरी में बैठ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम ऐसे लोग थे जो कानून की जानकारी रखते थे और उन्हें इस बात का पता था कि अगर इस रेशो को इतना किया गया तो जिस तरीके से कानूनी दावपेच में पहले ये फंसा है मामला, उसी तरीके से फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके इन्होंने घोषणा पत्र में ये घोषणा की और बाकायदा उस संकल्प पत्र में लिखा कि हम आपका 5% का जो आपके आरक्षण की मांग है उसको अवश्य पूरा करेंगे। तो क्या उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस प्रकार से लिखा गया था? और अगर वोट आपने लिए हैं तो अब आपकी जवाबदेही बनती है कि किसी भी अशोक गहलोत साहब ने भी वायदा किया था, अशोक गहलोत साहब ने भी वायदा किया था। मैं आपको बात बताता हूं, सिर्फ वादा नहीं किया था, आईएएस इसरानी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और कमेटी ने पूरी रिपोर्ट दी और उसके बाद हमने कानून बनाया। राज्यपाल थे, पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल से उस कानून पे साइन करवाया गया और पूरे तरीके से वो कानून बना। लेकिन नहीं लोकेश जी, वो स्थिति तब भी थी। नहीं लोकेश जी, आपके वक्त में और बीजेपी के वक्त में स्थिति नहीं बदली थी। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के पास लोग जानकार थे, तब भी 50% को क्रॉस कर रहा था। अमिताभ जी, ये जो स्थिति बनी है इसके लिए शायद ये दो राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। मैं किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज के आक्रोश को बिल्कुल अनुचित नहीं ठहराता कभी। आखिर ये संसदीय लोकतंत्र है क्या भला? ये लोगों की इच्छा का ही है प्रकटीकरण है ना लोकतंत्र। और लोग समाज से बनते हैं। ये सरकारें कहां से आती हैं? ये विधानसभा, ये लोकसभा, ये कहां से आती है? इसका गर्व कहां है? इसका गर्व समाज है। ताकत समाज के पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। ठीक बात। कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर कहूं, तरीके पर एतराज हो सकता है वैसला साहब के या गुर्जर समाज के लोगों के, लेकिन सवाल है उनको दीवार तक ढकेला के क्यों गया? ये बड़ा सवाल है, ये उठाना पड़ेगा हमको। उनको दीवार तक ढकेला क्यों गया कि कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे पटरी पर बैठने के अलावा? ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? दो सवाल मैंने कल भी कहे थे, आज फिर कहूंगा। पंकज जी बैठे हैं। जब आपको पता था कि 5% आरक्षण संभव नहीं होगा तो इसका वादा क्यों हुआ? आपने हाथी को गन्ना दिखाया और फिर गन्ना गाड़ी में रख के चल दिए और फिर कह रहे हो हाथी मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? क्या सोचा था? चुनाव में वोट पड़ने के बाद, परिणाम आने के बाद यह मुद्दा खत्म हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं ना। दूसरा सवाल, क्या अदालत में हमने ऐसी पैरवी की? क्या अदालत में शासन ने ऐसी मुस्तैदी दिखाई जिससे इस समाज को संतोष हो, तोष हो कि हां भाई ठीक है, मेरी सरकार ईमानदारी से लड़ रही है? क्या ऐसा हुआ? अगर हुआ हो तो मैं बच्चू सिंह से पूछूंगा, तो फिर मैं कर्नल बैसला से भी कहूंगा कि भाई ये तो गलत बात है, आप हटो यहां से। लेकिन इनको संतोष तो करवाना चाहिए था। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं पंकज जोशी जी, मैंने वो दौर देखा जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और अयोध्या का विषय दुनिया के सबसे बड़े विषयों में एक था उस वक्त, भारत के नहीं दुनिया के बड़े विषयों में एक हो गया था। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक निर्णय आना था, निर्णय पक्ष में आता तो भी, विपक्ष में आता तो भी परिस्थितियां बदल सकती थी। समय नहीं मैं बताता कि ऐसा क्यों था कि पक्ष विपक्ष कैसे भी आवश्यक निर्णय आ जाए, तो वो स्थिति नहीं होती जो 6 दिसंबर को घट गई। मुझे याद है उस वक्त रज्जू भैया आरएसएस के प्रमुख हुआ करते थे। रज्जू भैया ने मुझसे कहा कि हम नरसिंह राव जी से मिले, हमने नरसिंह राव जी से कहा कि आप अपने केंद्र सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक अनुरोध पत्र तो भेज दे सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये कहे कि जब सब काम हो चुका तो फैसला सुरक्षित रखने की बजाय उसको डिलीवर कर दीजिए। राव साहब ने कहा नहीं, ये मेरे मैं अदालत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। खैर वो क्या हुआ दुनिया ने देखा, भारत के माथे पर एक कलंक लगा। जब सब चीजें पता थी
तो ये कहा क्यों गया कि 5% दे देंगे? अच्छा चलो, उसको भी छोड़ो, उस पर भी पानी डालो, आंख ओझल करो, तब क्या अदालत में आपने, कौन तय करेगा कि आपने पैरवी अच्छी की? पंकज भाई, मेरे लिए तो एक ही कसौटी है, जिसके लिए पैरवी हो रही वो कहे कि हां ईमानदारी से पैरवी हो रही। क्या ऐसा हुआ? अगर हुआ तो मैं अभी तस्दीक कराता हूं, ये जो नौजवान बैठे हैं इनसे, बच्चों से। अगर इसी समाज को संतोष होना चाहिए इतना, ये समाज अलग से नहीं आया ना कहीं से। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, जो लोग वहां सिक्योरिटी के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी इसी मिट्टी के बच्चे हैं, और जो पटरी पर बैठे वो भी इसी मिट्टी के बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता आमने सामने की स्थिति बने, किसी के भी पांव से चोट लगेगी, सिर पे चोट लगेगी, तो जो खून निकलेगा वो एक सा ही होगा, चाहे सुरक्षा बल हो और चाहे इस समाज के नौजवान हो, बराबर दुख होगा। इसलिए ये मैं कहता हूं कि यहां पर कमी रही सियासतदानों की। आपने ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों होने दिया कि फिर पटरी की ओर लौटने की बात आए? 2008 हमारे सामने नहीं था क्या? पूरे देश के सामने था 2008। क्या तस्वीर बनी थी? वो परिस्थितियां अच्छी हैं क्या? दोबारा हम उसकी ओर जाए? ये ठीक नहीं। और भीड़ कहीं भी जमा होती है तो उस पर फिर पंकज भाई, लोकेश जी, किसी का नियंत्रण रहता नहीं। ऐसे प्रदर्शनों पर नेतृत्व का नियंत्रण रहता नहीं। और पंकज जी, आपसे बेहतर कौन जानता है, आपकी तो पूरी पार्टी ने यह कहा था कि भाई 3.5 लाख आदमी अयोध्या में जमा हो गया, उसने हमारी सुनी नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जब ज्यादा भीड़ उग्र हो जाती है तो नेतृत्व भी किनारे हो जाता है। यह मैं कह रहा था। चलिए लोकेश जी, आपके पास में आऊंगा। बच्चू सिंह जी, एक मूल सवाल है, तमाम चीजों अमिताभ जी ने उसका जिक्र कर दिया, परेशानियां आम लोगों को हो रही है, राजस्व का करोड़ों का नुकसान रोज हो रहा है, आखिरकार उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? तरीका थोड़ा बदल क्यों नहीं देते? सर धर्मराज जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, तरीका आखिर बदलने में इस समाज ने कभी, ये बहुत भोला समाज है, और वो कहावत कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। कभी आज तक 10-12 साल इस मतलब सरकारों को देखते हुए हो गए, जब गुजर पटरी पे बैठता है तभी क्यों सरकार सक्रियता दिखाती है? उससे पहले गुजर समाज को कोई सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। और जैसा कि माननीय अग्निहोत्री साहब जैसे फरमा रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे एकदम, कि पर्टिकुलर एक समाज के लिए अटॉर्नी जनरल तुरंत बुला लिया जाता है, और गुजर समाज का हिंदुस्तान का निवासी नहीं है, पाकिस्तान से थोड़ी आके बसा है, जिसके लिए अटॉर्नी जनरल कभी भी दर्शन नहीं देता है। गुजर समाज ने आज तक उनको अटॉर्नी जनरल की कभी हाई कोर्ट में शक्ल ही नहीं देखी कि कभी हमारे मैटर में अटॉर्नी जनरल खड़ा हुआ, कभी अखबार में ये बयान नहीं आया कि गुजर समाज की पैरवी के लिए आज अटॉर्नी जनरल आए दोनों सरकारों के राज में। बच्चू सिंह, आपके पास आएंगे। पंकज भाई, मुझे बताइए, आज जो कमेटियां बन रही हैं, पार्टी के स्तर पर भी कमेटी बन रही, सरकार के स्तर पर भी कमेटी बन रही, प्रशासन के स्तर पर भी कमेटी बन रही कि चलो भाई पीलूपुरा और मामले को सॉर्ट आउट करो। ये कमेटी अगर अपन 15-20 दिन पहले बना लेते और चाय पर चर्चा हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता ना पंकज भाई? बिल्कुल अमिताभ भाई, देखिए बिल्कुल सरकार ने लगातार कहा कि जो है बातचीत के दौरान अभी कहे को नहीं भैया, मैं कह रहा हूं, देखिए नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए जो भी चीज होती है, जब कोई घटना घटती है तो उसके बाद मैं एक चीज मैं कह रहा हूं, आपने कहा, इन्होंने कहा कि जो है आप जो है अटॉर्नी जनरल को आप बुला लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि आज तक भी सरकार ने जो है अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन 1.5 साल में लगाई कि नहीं लगाई, कि इसकी हियरिंग अर्ली से अर्ली होनी चाहिए। सरकार यदि यहां अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाती, डेट्स पे डेट्स लेती, तो मानते कि सरकार की जो है बदनीयती है। दूसरा, यदि किसी भी समाज के, देखिए पूरा का पूरा जब विधानसभा बनता है तो हर एक समाज का प्रतिनिधि, हर एक वर्ग का प्रतिनिधि वहां जाकर के बैठता है। उसमें से यदि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसने यदि ये कहा हो कि इसमें ये चीज होनी चाहिए और उसको सरकार ने नहीं माना हो तो सरकार दोषी। दूसरी बात, यदि इनके किसी संगठन ने भी यदि आकर के कहा हो कि नहीं ये पैरवी ठीक नहीं हो रही है, यहां पैरवी से ये चीज बदलनी चाहिए, इसके बदलने के कारण हमारा ये हक हो जाएगा, हम जो है ये चीज चाहते हैं, उसमें भी सरकार विफल होती तो मैं मानता कि सरकार का दोषी है। मैं आपको बिल्कुल सर नहीं, पंकज जी, मेरा प्रश्न फिर वहीं खड़ा। अब जो नाना प्रकार की बहुविध कौतुक करने वाली कमेटियां बन रही हैं, इन कमेटियों को अपन 15 दिन पहले बना लेते तो कोई संवैधानिक रोक तो थी नहीं। एक
नहीं, अभी तो और एक सुन लो, और इनके वर्ग के 150 नेताओं को खाने पर बुला लेते अपन और कमेटी करा देते। तो ये 45-46 डिग्री टेम्परेचर पर पटरी पर बैठने की भी बात नहीं होती। ये परिस्थिति का निर्माण क्यों हो, मेरा मूल सवाल वही है जी। अमिताभ भाई कमेटी का तो देखिए नहीं, लेकिन अमिताभ भाई हमारे जो प्रतिनिधि हैं हेम सिंह भड़ाना जी, वो लगातार इनके संपर्क में थे। उन्होंने सरकार की जो बातें थी, अरे मान लीजिए भड़ाना से नहीं निपट रहा है तो दूसरे को पुल लगाओ, नहीं जरूरी भड़ा नहीं रहे खुद के। नहीं, मैं एक चीज बताइए, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो चीज जिस समाज से है, जिस चीज के समाज के वहां पर प्रतिनिधि हैं, उनको लगातार जो चीजें थी भाई ये चीज सरकार कर रही है, इसमें कोई चीज कमी हो तो करें। लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार बातचीत चल रही थी। यहां पर थोड़ी सी मेरी नाइतफाकी है, मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। शासन को चाहिए था कि बैठकर बात होती, 1 राउंड, 2 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड, चाय पर, खाने पर, दोपहर के खाने पर, रात्रि भोज पर, ताकि पटरी तक मामला नहीं जाता। आग लग जाने के बाद तो कुआं खोदना बड़ा कठिन काम हो जाता है, कई बार खुद जाता है, कई बार नहीं भी खुदता है, और तब तक आग पांव पसार लेती है। ये तो अपने को पता है ना लोकेश जी। इस वर्ग को ये क्यों नहीं संतोष हो पाया कि मैं बैसला जी को जानता हूं, मैं तमाम गुजर नेताओं को जानता हूं, इतनी समझ उनमें भी है, वो भी जानते हैं कि अदालत का काम कोई सरकार और कोई कलेक्टर और कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकता, जानते हैं वो, और कर दे तो टिकेगा नहीं, रद्द हो जाएगा। भाई जाटों का रिजर्वेशन रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई सुप्रीम कोर्ट की ईंट उखाड़ लाया क्या? नहीं ना। ये बात इनको भी समझ आती है। ये जो बच्चू सिंह बेसला बैठे हमारे नौजवान साथी, इनको भी इस बात की इल्म है ना। फिर इनके मन में कहां से एक पीड़ा रह गई कि अब बिना पटरी जाए भैया सुनवाई नहीं, ये क्यों लगा? देखिए, इसकी बहुत सीधी सी वजह है कि पिछले कई दिनों से न्याय यात्रा निकाली जा रही थी। इस प्रदेश में गुर्जर समाज एकत्रित हो रहा था और प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री को तमाम बातों की जानकारी थी कि इस तरीके से समाज जगह जगह मीटिंग कर रहा है और ये न्याय यात्रा निकाल रहा है। तो उस वक्त इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। जो बच्चू सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सरकार तब क्यों एक्टिव होती है जब हम पटरी पे जाके बैठते हैं। 5 साल हमने भी शासन किया, लेकिन उस 5 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी पटरी पे जाके बैठने की आवश्यकता पड़े या कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो। आप देखिए, आज जब ये सारी चीजें घटित हो गई है, उसके बाद सरकार पूरी हरकत में आई है और 3-3 बड़े वरिष्ठ नेताओं की, मंत्रियों की कमेटी बनाई है और अभी तक भी उस कमेटी के किसी मंत्री ने वहां पीलीपुरा जाके मुलाकात नहीं की। अरे भाई, आप छोटे बाप के बन जाओ। अगर आपको लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी या आम जन परेशान होगा, इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में गुजर भाई वहां परेशान होंगे, तो आप थोड़े नीचे झुक के एक बार बातचीत करने स्वयं क्यों नहीं चले गए वहां? लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाया। आप वापस वही रवैया अपना रहे हैं जो पिछले टेन्योर में आपने अपनाया था। वही महारानीपना आप दिखा रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर इतना बड़ा एक घटनाक्रम हुआ कि पूरे देश में इस चीज की चर्चा हुई, इस बात की चर्चा हुई कि ऐसी घटना कैसे घटित हो गई। उसके बाद आपने जो गोलीकांड किया, आपने 70 गुर्जरों की हत्या कर दी। लेकिन अभी भी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार को स्वयं, अगर वो ये चाहते हैं बैसला जी कि सरकार आके यहां बात करे, तो अभी अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए थे, आज जाएं, आज तुरंत आप रवाना हो और जाके उन्हें संतुष्ट करें, उनके साथ बातचीत करें और रास्ता निकालें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पंकज जोशी जी, न्याय यात्रा जब निकल रही थी तभी हमको चेत जाना चाहिए था, तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि अगर समय रहते कुछ नहीं हुआ तो अंतिम पड़ाव पटरी होगा। पंकज भाई, अमिताभ भाई, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि बिल्कुल इनकी यात्रा निकल रही थी और समता वालों की भी यात्रा लगातार थी, दोनों की ही यात्राएं थी। समता वाले भी जो है अपने आरक्षण की मांग को मान रहे हैं और इनकी भी मांग जो है आरक्षण की थी। अब दोनों ही बातों में लगातार ये था कि भाई कोई भी व्यक्ति जो चीज है कि जो चीज मांग रहे हैं, लगातार सरकार ने कहा भाई दोनों ही पक्ष जो है, जो पक्ष मांग रहे हैं उसके द्वार जो है सरकार के द्वार खुले हुए हैं। तो इसीलिए कहा कि सरकार जो है हर एक चीज बात करने की बात थी कि भाई ये जो चीजें हैं। पंकज भाई, एक डीपीआर से बयान देना किस तरह से कि या टीवी पर एएनआई को बाइट देना, वार्ता के दरवाजे खुले, और वार्ता करने में अंतर होता है। ये मैं 25 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं। एक उदाहरण देता हूं आपको, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हैं?
पहला टेन्योर था यूपीए का, लेफ्ट पार्टीज के समर्थन से सरकार चल रही थी, लेफ्ट पार्टीज ही एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। एवी वर्धन आंध्र प्रदेश के रिमोट जंगलों में कहीं घूम रहे थे, वहां हिंदू का रिपोर्टर मिल गया तो वर्धन कुछ तीखा बोल दिए, बोले ऐसा करेगी कांग्रेस तो भुगतेगी, जाएगी सरकार से, ठीक हो जाएगी। वो हिंदू में छप गई। डॉक्टर साहब हिंदू पढ़ते थे मनमोहन सिंह, पढ़ने के 1.5 घंटे के भीतर वर्धन जी की लोकेशन ले ली गई, जबकि वर्धन के पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, बुजुर्ग आदमी ऐसे घूमते थे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके पास पहुंच गया 1.5 घंटे के भीतर कि साहब विमान तैयार है, आप हमारे साथ चलिए जिला मुख्यालय, और वहां से आपको दिल्ली प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए बुला रहे हैं। बयान तो नहीं होता है कि वार्ता के दरवाजे खुले, वर्धन जी जब इच्छा हो तो आ जाना, ना वार्ता हो जाती है। ऐसे कई, मैं जयपुर के तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं देश के ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, सैकड़ों, जहां बातचीत होनी हुई तो कुछ घंटों के भीतर हो गई। पंकज जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं जो है अमिताभ भाई, बातचीत लगातार चल रही थी, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं चल रही थी। आप खुद यदि आप बात करेंगे तो लगातार बातचीत चल रही थी, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत लगातार थी, और बातचीत में खाली एक ही बात थी, सरकार ने अपनी चीज बताई थी कि सरकार जो है न्यायालय के जिस चीज में भी आप चाहें, सरकार ने लगातार कहा कि आप नहीं, अगर बात नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अमिताभ भाई आपकी बात को मान भी लूं, मैं अमिताभ भाई आज की बात मान भी लूं, मैं आज आप ही मीडिएटर रहे, मैं आपकी बात भी मान लूं, आप मीडिएटर रहे, आज यदि ये चीज हो कि ये पूरे के पूरे तथ्य की बात यदि आज भी जाकर के यदि बात की जाए, तो आज भी वही जो चीजें हैं, मेरे ख्याल में वही चीजें सामने रहेंगी कि जो चीजें न्यायालय प्रकरण में है, ये चीजें हैं, उस चीज को लगातार सरकार कह रही है कि भाई हर एक चीज को मानने को तैयार है कि भाई आप न्यायालय में। मैं इसमें एक बात कहता हूं, मेरा एक सबमिशन है मित्र, लोकेश जी आप भी सुनिए, बच्चू सिंह जी आप भी, लड़की की शादी का मामला जब होता है तो पहले फूफा गए, फूफा से बात नहीं बनी तो मौसा गए, मौसा से नहीं बनी तो चाचा गए, चाचा से नहीं बनी ताऊ गए, सब किसी से नहीं बनी तो ताऊ, चाचा, पिता, फूफा, मौसा सब मिलके बैठे ज्वाइंटली, तब प्रेशर पड़ा और बात माननी पड़ी, बोले भाई अब तो सभी आ गए, अब क्या करो, अब तो कहां तक भागो। ठीक, एक बढ़ाना जिसे नहीं संभल रही थी गाड़ी, तो 10-5 आदमी अपन और बैठालते जिनका चेहरा बड़ा होता, और किसी से नहीं संभलती तो पूरी सत्ता से बात हो जाती। आखिर इनको भी ये समझ है न, बच्चू सिंह को भी और इनके साथियों को भी, कि आरक्षण जापान वाले तो देंगे नहीं, जो कुछ होगा यहीं से होगा ना, तो बात क्या ये जापान में करेंगे, कहां से करेंगे, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री जाके बात कर लेंगे। ये भी जानते हैं कि जो कुछ होना है काला पीला यही होना है, तो बात करने में कैसे ये मना कर देंगे, मैं समझ नहीं पाया बात। भाई लोकेश जी मेरे गले तो नहीं उतरी बात करने से कोई कैसे मना कर देगा? नहीं, बिल्कुल ये बात करने से मना कर ही नहीं सकते, लेकिन उसकी पहल तो हो। इनकी तरफ से ये कहते हैं हमने एडीएम को भेज दिया, मजिस्ट्रेट को भेज दिया या जिलाधीश को भेज दिया। अरे आप सरकार चला रहे हैं और आपके मंत्रिमंडल में से किसी व्यक्ति को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जा रहा। इसलिए ये असंतोष है, क्योंकि इन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि सरकार जब बात ही नहीं करना चाहती हमसे, तो हम किस भरोसे पर इनकी बात करें, इनसे वार्तालाप करें और एक समझौते के मसौदे को तैयार करें। तो ये सबसे बड़ा इनके साथ संकट है। एक सीधा सवाल बच्चू सिंह से पूछता हूं, हालांकि इतने बड़े सवाल के लिए मुझे लग रहा है बैसला साहब से पूछा जाता तो शायद ज्यादा बेहतर था, लेकिन मैं इनको भी मानता हूं, उस समाज के प्रतिनिधि है, इसलिए वहां की भावना आएगी। बच्चू सिंह मुझे बताइए, बड़ी साफ बात, अच्छी लगे खराब लगे आपको या मेरे भाई पंकज जी को या लोकेश जी को, इससे तो फर्क नहीं, दिन है तो दिन ही रहेगा, अच्छा लगे चाहे बुरा, और रात है तो रात ही रहेगी, अच्छा लगे चाहे बुरा। अदालत में मामला है, कोई सरकार, कोई विधानसभा, कोई मुख्य सचिव, कोई गवर्नर, कोई अटॉर्नी जनरल लिख के नहीं दे सकता कि जाओ दे दिया। ठीक, ये तो समझ लीजिए, ये ध्रुव सत्य है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है उतने बड़ा सत्य है, चाहे अपन 3 जन्म तक पटरी पे बैठे रहें। ठीक, अब इस इशू को छोड़कर हम क्या चाहते हैं सरकार से कि ये काम, ये बात सरकार बोल दे तो हम उठ जाएंगे, बताइए, कुछ तो सोचा होगा आपने भी। हाँ, मैं तो इसमें एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आपने अभी पहले भी कहा और पंकज जी भी जो है बता रहे थे वो बात, कि भाई दोनों सरकारों में एक अंतर जो देखने में आया है, उनके मैनेजर अच्छे थे, काम उन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, वो भी बराबर है, लेकिन कांग्रेस में मैनेज करने के लिए, बात करने के लिए उन लोगों ने बात की तरीके से तो शांति से भी समय निकाला और 5 साल पूरा पार कर गए, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद
इन लोगों के पास अच्छे मैनेजर नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे ये बताओ क्या चीज आप मानो मैं सरकार हूं, मैं आपको क्या बोलूं, क्या लिख के दूं ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो और फिर हम लोग घरों को लौटे? सर बिल्कुल मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूं घूम के कि सारी बातें होने के बावजूद यह है कि सरकार से कुछ ऐसा लगे 1.5 साल हो गया कि सरकार ने गुर्जर समाज के लिए लगेगा काम नहीं लगेगा, स्टेज बीत गई भाई। अब मुझे बताओ सरकार के किस स्तर से लिखित तौर पर आपको क्या दिया जाए, किस स्तर से और क्या मजमून, उतनी बात बताओ। मैं पंकज जी से कहूं कि ये करवाइए। देवनारायण बोर्ड का गठन सरकार ने कई समय से किया हुआ है। देवनारायण के बोर्ड के माध्यम से इस समाज का विकास के किस किस तरीके के काम किए जा सकते हैं जिससे गुर्जर समाज को सीधी राहत पहुंचे, उसको लगे कि भाई हमारे लिए ठीक है। बच्चू सिंह आपकी बात आ गई, तत्काल ये बात समझ में आई का कोई मनोनयन नहीं किया सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने ऐसे समय बच्चू सिंह आपकी बात आ गई। देव नारायण बोर्ड पर ईमानदारी से अमल का स्कोर कई सारे कार्य हैं उसके प्रति। सुनो भाई, आप नौजवान तो बहुत तेज भागते हो। देव नारायण बोर्ड का गठन और उस पर ईमानदारी से काम तेजी से हो, ये समझौता शीर्ष स्तर से, ये आश्वासन शीर्ष स्तर से आपको लिखित तौर पर मिले तो पटरी छोड़ेंगे हम। और पैरवी साथ में पैरवी भी सर, पैरवी और अटॉर्नी जनरल के लिए 7 बार बोल दिया, जयपुर आ जाते अटॉर्नी जनरल हियरिंग में शामिल नहीं होते। अरे मेरे दोस्त एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया आपकी बात। पंकज जोशी जी, आज संपादक की टिप्पणी लंबी नहीं करूंगा। राजस्थान संकट में है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि संकट कटे। आप सबके लिए अलग अलग संकट होते हैं, मेरे लिए दोनों संकट हैं। इस 47-48 डिग्री में सूर्य की प्रचंड लपटों के नीचे जो लोहे पर बैठे हैं, मुझे उनसे भी तकलीफ है, और उनके बैठने के कारण जिनको तकलीफ हो रही, मैं उनसे भी उनके लिए भी दुखी हूं। मेरी पीड़ा दोनों तरफ है, मेरे इस हाथ में दर्द हो तो भी और इस हाथ में दर्द हो तो भी। दो बातें समझ में इस बहस से निकल के आई। पता नहीं भड़ाना जी कहां मीटिंग कर रहे थे कि नाश्ता कर रहे थे। देव नारायण बोर्ड का गठन और प्रभावी ढंग से उसका एग्जीक्यूशन हो योजनाओं का, और प्रभावी पैरवी हो करेगी सरकार, इसका लिखित आश्वासन हो, पटरी खाली हो जाएगी। पंकज जोशी, बिल्कुल ये बात इनकी वाजिब मांग है, और इस मांग को ये बताने में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, उसमें जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से ऐसी बहस किसी चैनल पर नहीं हुई होगी। मैंने आधे घंटे में समस्या को समाधान के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। अब अगर मुझसे कोई कहे कि गुर्जर अड़ रहे हैं तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। नहीं, इस नौजवान ने बड़ी अच्छी बात कही। कौन अड़ रहा है, कहां अड़ रहा है? ये पटरी छोड़ने को तैयार है, लेकिन कुछ तो दो वो इनको लिख के। बिल्कुल अमिताभ भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये लिख के दे दें, और मैं आप खुद कह रहे हैं कि ये जाकर के निश्चित रूप से जो है इस पे बातचीत, ये जब भी चाहें, जिस भी टाइम पे चाहें, जिस टाइम पे लिख के ले आए, बिल्कुल जो है उस पे जो है पूरी की पूरी लिखा सरकार के प्रतिनिधि जाएंगे। पंकज जी, मैंने रास्ता दिखा दिया। पंकज जी, मैंने रास्ता दिखा दिया। मैं सरकार होता तो यही फैसला कर देता। मैं सरकार नहीं हूं, मैंने रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी अगर पटरी नहीं खाली होती तो फिर दोषी कौन है ये अभी बोलने की जरूरत नहीं, फिर आप जान लीजिएगा, फिर भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पंकज जोशी जी, एकदम छोटा जवाब, आखिरकार कब तक जाएगी सरकार? क्योंकि वो मांग कर रहे कि आप जहां पर वो धरना चल रहा है वहीं पर जाके ये फैसला हो। देखिए धर्मराज जी, मैं दो चीजों को बताना चाहूंगा। बच्चू सिंह जी ने कहा कि पहले मैनेजर अच्छे थे, ये मैनेजर नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज भी लगातार सरकार ने कहा कि प्रशासन देखना चाहिए, प्रशासक को नहीं दिखना चाहिए। प्रशासन दिखना चाहिए, प्रशासक दिखे या नहीं दिखे। एक आरोप में दम है, अगर मैनेजर अच्छे होते तो ये स्थिति नहीं बनती, वक्त खत्म हो गया। भैया पंकज जी, बहस का समय बीत गया, राजस्थान संकट में है, इस बात को समझो। भगवान न करे कुछ हो, 2 मिनट में हाहाकार मचता है। 2 मिनट में क्या करेंगे? ये परिस्थितियां बन चुकी है इस देश में, इस प्रदेश में। मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, मैं कर्नल बैसला से भी निवेदन करूंगा, इनके लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप आगे तो बढ़ो। ये 2 ही बातें आप कह दो लिख के, देव नारायण बोर्ड का गठन और उस पर ईमानदारी से काम करेंगे, समयबद्ध ढंग से परिणाम देंगे यहां, और अदालत में प्रभावी पैरवी करेंगे। 2 बातें शीर्ष स्तर पर लिख के दीजिए। पीलू पूरा भिजवाइए किसी के हाथ से, लेकिन कदकाठी का आदमी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल किसी ऐसे कोई भेज दीजिए इसके चेहरे ही राजस्थान में लोग नहीं पहचानते हो।
जिसका चेहरा राजस्थान में पहचानते हो, आप भेजिए, मैं भी मदद करूंगा, ये आंदोलन समाप्त हो। आइए, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती, इससे बेहतर रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। अब आपके पाले में गेंद है, आप ये कर ले, ये मेरी शुभकामना है, ये राजस्थान की कामना है, ये हिंदुस्तान की इच्छा है, क्योंकि राजस्थान हिंदुस्तान का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस चर्चा में बस इतना ही। पंकज जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चू सिंह बैंसला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।